हाँ बच्चों, आज अपने जो एग्रीकल्चर का जो कोर्स है सीड टेक्नोलॉजी, आज उसके बारे में बात करेंगे। तो सीड टेक्नोलॉजी में जब अपन बात करते हैं, सीड की जहाँ बात आती है, तो कोई भी अपन जो इस एग्रीकल्चर में जितना भी क्रॉप्स हैं, तो उनके लिए यदि अपना जो बीज है, बीज यदि अपना अच्छा है, उन्नत है और उत्तम है, तो किसान की जो पैदावार है वो बहुत अच्छी होगी। और यदि अपने पास बीज उत्तम नहीं है, उन्नत नहीं है, तो अपनी पैदावार में जो पैसा या लागत जो लगी है वो सारा बेकार चला जाता है। तो सबसे पहले अपन अपने जो बीज क्या है उसके बारे में अपन बात करते हैं। बीज को अपन दो तरह से परिभाषित कर सकते हैं। पहला, यदि पौधे का एक भाग के रूप में यदि काम लेते हैं, तो वनस्पति विज्ञान जो अपनी बॉटनी है, बॉटनी के हिसाब से इसकी जो परिभाषा है वो है बीज एक परिपक्व बीजांड से लगाया जाता है, जिसमें भ्रूण और भ्रूणपोष अथवा बीजपत्र में जो उपस्थित भोजन होता है वो भ्रूणपोष उस भोजन को ग्रहण करके प्रारंभिक वृद्धि करता है और नए पौधे बनाता है। लेकिन यदि अपन बीज सीड टेक्नोलॉजी के हिसाब से यदि इस टर्म का अपन व्याख्यान करें या इसकी परिभाषा दें, तो उसको एक पौधों में जो भी भाग है, जो भी कायिक भाग है, उन भागों से यदि अपन, जैसे आपकी जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, इनसे नए पौधे को जन्म देते हैं या नया पौधा उससे बनता है, तो उसको अपन बीज कह सकते हैं। इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल में अभी इसके बारे में आगे बात करते हैं कि इसमें क्या है। लेकिन उससे पहले अपन ये बात करते हैं कि अपन ये जो बीज है, जो बीज का उत्पादन किया है, और जो अनाज है, अपन लोग कहेंगे बीज को भी अनाज कह देते हैं और अनाज को बीज कहते हैं, लेकिन इसमें अंतर है। यदि अनाज और बीज को, इनका अंतर इस रूप से कर सकते हैं अपन कि इसको किस उपयोग में लिया जाता है। बीज को किस उपयोग में, बीज का जो उपयोग है, उद्देश्य है उपयोग का, और अनाज का, दोनों का अलग अलग है। इसलिए उनके उत्पादन, संसाधन, उपचार और भंडारण की विधियों में अंतर किया जाता है। क्योंकि अपन जो अनाज के लिए किसी फसल को उगाते हैं, तो उसमें इन चीजों का, जैसे उत्पादन में, संसाधन में, उपचार में, भंडारण में कई टेक्निक्स जो तकनीक है उनको काम में कम लेते हैं। जबकि इसमें अपन बीज उगाते हैं तो उसका उत्तम और उन्नत बीज उगाने के लिए उत्पादन के समय, संसाधन के समय, उपचार के समय और भंडारण के समय इन सभी नई जो तकनीक है और या जो कुछ जो मानक निर्धारण किए हैं, तो मानक निर्धारण के अनुरूप अपन सीड को ग्रो करते हैं। तो जैसे अपन इन बीज और अनाज के अंतर को अपन स्पष्ट करना चाहें, तो उसमें जैसे पहला पॉइंट है अपने वर्णन कि बीज को किस प्रकार उगाया गया है। बीज को प्रकार से मतलब यह है कि बीज के मतलब लैंगिक जनन द्वारा या अलैंगिक जनन द्वारा। जैसा कि मैंने बताया कि पौधे के अंदर संपूर्ण पादप का जो भाग है, उसमें उस पौधे को अपन दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो लैंगिक पार्ट और एक अलैंगिक पार्ट या कायिक भाग जिसको कहते हैं। तो लैंगिक में जो पौधा है, उसका जो पुष्प है, उस पुष्प के पुंकेसर और स्त्री केसर, ये लैंगिक पार्ट है। जबकि उसका जो, उसके अलावा जो पादप के सारे भाग है, जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, टहनियां है, ये सब क्या है, अलैंगिक पार्ट होता है। तो अपन इसको बीज या अनाज को उगाने का कौन सा तरीका है, तो उसमें जैसे उसका वर्णन करता है, लैंगिक भाग है, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न बीज के साथ पौधे के भाग जैसे जड़, तना, पत्ती भी सम्मिलित होते हैं। जबकि दाने केवल खाद्यान्नों के लैंगिक द्वारा उत्पन्न बीज ही होते हैं। जो जितने भी जो खाद्यान्न फसल है, यदि अपन बीज को जिसमें लैंगिक उत्पादन की बात करते हैं, तो उसमें तो केवल लैंगिक द्वारा जो बीज उत्पन्न किया उसी में उस बीज को कहते हैं। इसी तरह से इनका दूसरा पॉइंट है उद्देश्य, कि बीज को का या अनाज का उद्देश्य क्या है उगाने का। जैसे अनाज के लिए उगाई जाने वाली फसलों में अधिकाधिक उत्पादन करना ही प्रमुख लक्ष्य होता है, जबकि बीज का अधिकाधिक के साथ साथ में अन्य और जो बिंदु पर अपन ध्यान गौर करते हैं कि इसमें जो बीज उगाते समय उसमें जो मानक स्टैंडर्ड है जो है उनको ध्यान में रखते हैं। जैसे बीज का जो अपन सोर्स है, बीज उगाने के लिए बीज अपन लेके आते हैं, वो सोर्स क्या है, उसके लिए जैसे आधार बीज या
प्रमाणित बीज के लिए आधार बीज होता है, आधार बीज के लिए प्रजनक बीज होता है। तो ये एक मानक संस्था से, जो स्टैंडर्ड जो इंस्टीट्यूट है उससे अपन प्राप्त करते हैं, या जिनको गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा है, ये जो बीज प्रमाणीकरण संस्था ने अप्रूव कर रहा है, उसी से अपन उसको, उसका जो आधार जो बीज है, बीज का सोर्स है, वो होना चाहिए। और इनके उगाते समय जैसे अनाज में है, अनाज में ज्यादा इसका ध्यान नहीं रखा जाता, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया। लेकिन बीज को यदि उगाते हैं तो उस समय उसमें बीज का सोर्स, बीज को बुआई करने से लेके कटाई, संधारण और संसाधन, भंडारण और वितरण, सब के समय अपने एक निश्चित मानकों का ध्यान में रख के ही कार्य किया जाता है। तीसरा है गुणवत्ता संबंधी है, तीसरा जो अंतर है गुणवत्ता से। अनाज के लिए उसकी आनुवंशिक शुद्धता, अंकुरण प्रतिशत, कीट क्षति आदि का कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि जैसे मान लो उसमें कोई एक फसल है, जैसे गेहूं की फसल है, गेहूं का उदाहरण लिया, जैसे गेहूं की है राज 1482 कोई वैरायटी, यदि उसका अपने को ब्रीडर सीड या प्रमाणित बीज अपने को उगाना है, तो उसमें बीज के लिए तो वो आनुवंशिक रूप से शुद्ध होना चाहिए, उसमें कीड़े या अन्य जो रोग हैं वो नहीं हो, या खरपतवार नहीं हो। लेकिन यदि अनाज का है, अनाज के रूप में उगाते हैं, तो यदि उस फसल में, उस वैरायटी में यदि कोई दूसरी वैरायटी मिक्स भी हो जाती है, जो सम्मिलित भी हो जाती है, जैसे राज 1482 राज की स्वतंत्र है, उसका बीज यदि मिक्स हो गया तो भी उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें अपने को इस अनाज को केवल खाने के लिए काम में लेते हैं, नहीं कि बीज, जबकि बीज को अपन अगली फसल को उगाने के लिए काम में लेते हैं। हाँ, तो जो गुणवत्ता की अपन बात कर रहे थे, उसमें बीज के लिए विशेष जो मानक निर्धारण किए गए हैं, उसके अनुरूप अपने को उत्पादन है, संसाधन है और भंडारण, चार तो ध्यान रखना है। जबकि अनाज के लिए इन सब का ध्यान तो रखना ही है वैसे, लेकिन इतना ज्यादा विशेष ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से चौथा पॉइंट है उपचार। अब बीज को अपन जब थ्रेसिंग, उसका हार्वेस्टिंग कर लिया और उसके बाद में थ्रेसिंग कर लिया, तो उस बीज को अपन अगले साल उगाने के लिए उसको उपचारित करके रखते हैं। जबकि इसमें अनाज को भी उपचारित करते हैं, लेकिन उसमें इस तरह के रसायन को काम लेते हैं जो कि आगे यदि अपन अनाज को खाने के लिए लेते हैं तो उसमें उपचारित करते हैं, वो अगले मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाए, इस तरह से अपन भंडारण करते हैं, उपचार करते हैं। जबकि इसमें बीज के लिए तो इस तरह का अपन विषाक्त जो रसायन उसको काम में ले सकते हैं, और यदि क्योंकि उसको अपन खाने काम में नहीं लेते हैं। तो ये तो बीज और अनाज में जो अंतर है वो अपन ने इस पर बात की। तो आगे जो नेक्स्ट है, जो अपन बात कर रहे थे कि बीज के प्रकार क्या है, बीज कितने तरह का है। तरह का मतलब इसमें यह है भाई, एक तो ये हो सकता है भाई किस विधि से इसको उत्पादन किया, या इसकी जो जनरेशन है, संतति है, उसके आधार पर अपन कर सकते हैं। तो इसका जो बीज के प्रकार का वर्गीकरण है वो हमने इसमें किया है, जैसे जनन विधि के आधार पर कि बीज किस विधि द्वारा उत्पादित किया गया, जैसे लैंगिक जनन द्वारा है, दूसरा बताया अलैंगिक जनन द्वारा। लैंगिक जनन द्वारा जो बीज है उसमें क्या होता है कि जो नर और मादा युग्मकों के निषेचन होने के बाद में जो बीजांड नर और मादा युग्मों के निषेचन से भ्रूण का निर्माण होता है, जिसमें एग सेल है, एग सेल के जो फर्टिलाइजेशन होता है तो उससे भ्रूण का निर्माण होता है, और जो ओव्यूल का जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद परिपक्व होता है तो उससे बीज बनता है, और जो ओवरी है, जो अंडाशय है, उसके परिपक्व होने से फल बनता है। तो इस लैंगिक द्वारा जो बीज उत्पादन है कर सकते हैं। दूसरी जो मैं उसको इस तरह से अपन उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। दूसरा अलैंगिक द्वारा बीज उत्पादित। अलैंगिक बीज बताना मैंने बताया अभी पहले भी अपन बात की कि पौधे का जो कायिक भाग है, जिसमें जड़, तना, पत्ती और कुछ फ्लावर्स है, उसको भी अपन काम में लेते हैं। उनके कई तरह के रूपांतरण है, उन रूपांतरण भाग को अपन काम में लेके उनके द्वारा अपन बीज उत्पादन कर सकते हैं। जैसे भूमिगत तने हैं, उनको बीज के रूप में लेते हैं। पहले भी बताया कि सीड टेक्नोलॉजी जो बीज प्रौद्योगिकी है, इसमें बीज क्या है, बीज लैंगिक और अलैंगिक जनन द्वारा पादप का अंग, जिससे नया पौधा
प्राप्त किया जाता है वो बीज कहलाता है। तो अपन इसमें जो अलैंगिक जनन की बात जहां बात करते हैं उसमें है भूमिगत तने। भूमिगत तने में जैसे प्रकंद है, जिसको अपन बोलते हैं अपन राइजोम्स। इस राइजोम्स में जो हल्दी है, अदरक है, इस हल्दी अदरक के अपन जो टुकड़े जिसको बोलते हैं अपस्थानिक जो आपके इसमें कलिकाएं हैं, उन कलिकाओं को काट के अपन भूमि में यदि लगाते हैं तो उसका नया पौधा बन जाता है। इसी तरह से कंद है, आलू है, आलू के अंदर भी जो अपस्थानिक जो कलिकाएं हैं, उन आलू की जिसमें जितनी कलिकाएं उसको आलू के भाग को टुकड़े करके उसमें एक एक कलिकाएं होती है। उन कलिकाओं वाले युक्त जो आलू का जो भाग है उसको यदि अपन जमीन में लगाते हैं तो उससे नया पौधा तैयार हो जाता है। इसी तरह से घनकंद है, घनकंद में आपके अरबी है और जमीकंद है। और इसमें जो नेक्स्ट है अर्धवायवीय तने हैं। ये तो थे तने जो भूमि के अंदर जो तने उसको अपन कहेंगे भूमि के अंदर तने कैसे होते हैं, क्योंकि ये रूपांतरित है। कुछ भाग होता है पादप का जो पौधा में कुछ विशेष कार्य के लिए रूपांतरित हो जाता है। जैसे इसमें अपन ने बात की भूमिगत जो तने वो खाद्यान्न के लिए रूपांतरित हो जाते हैं। इसी तरह से अर्धवायवीय तने, अर्धवायवीय तने इनका भी अपना नया पौधा के रूप में या बीज के रूप में काम में ले सकते हैं। ऊपरी बुस्तारी जैसे दूब है, दूब को अपन देखते हैं कि जमीन के ऊपर वो उसमें ऊपर फैली हुई रहती है और उसके जो नोड्स है जिसको बोलते हैं पर और संधि, वहां से उसमें जड़ें निकलती है। तो उनको अपन काट उसको उखाड़ के उसके टुकड़े करके अपन जमीन दूसरी जगह लगाते हैं तो वो उससे नया पौधा तैयार हो जाता है। इसी तरह से अंत बुस्तारी में पुदीना है, गुलदाउदी है, इससे भी अपन नया पौधा तैयार कर सकते हैं। भूस्तारी का जलकुंभी सिंगाड़ा जिसके उदाहरण है, और जैसे बुस्तारी है स्ट्रॉबेरी। इसी तरह से अपन जो पत्ती को भी अपन इसमें अपन नया पौधा या बीज के रूप में काम में ले सकते हैं। जैसे इसके उदाहरण है दर्दमार है, बिगोनिया, इनमें काम में ले सकते हैं। पत्र परकलिका, कुछ पुष्प के जो पादप के जो भाग है वो उसको अपन बल्बिस, जिसको अंग्रेजी में बल्बिस बोलते हैं, उसको अपन इसमें बीज के रूप में काम में ले सकते हैं। तो उसको उस पत्र कलिका है, जैसे अपने लहसुन है, लहसुन में अपन देखते हैं कि ऊपर की तरफ जो पुष्प है वो उसकी एक गांठ के रूप में धारण कर लेता है। उसको अपन लेके यदि उसको वहां से अलग करके यदि भूमि में के ऊपर डाल देते हैं या मिट्टी पर डालते हैं तो उसमें से जड़ें निकलती है और उसको अपन नए पादप के उगाने के रूप में काम में लिया जा सकता है। जैसे पत्र कलिका को अपन ये कह सकते हैं कि एक परिवर्तित तटस्थ कलिका है जो बहुत जल्द पौधे से अलग होकर गिर जाती है और भूमि पर गिरने के पश्चात इसमें से जड़ें निकलती है और वह एक नवीन पौधे के रूप में स्थापित हो जाती है। तो इसका उदाहरण जैसे लहसुन में या रसालों में है। एक अलैंगिक जनन में असंगजनित बीज, असंगत बीज एक तो संगजनित का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके फर्टिलाइजेशन। लेकिन कुछ पादपों में जो बीज बनते हैं वो बिना निषेचन के बीज बन जाते हैं, बिना फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ द सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। उसको बोलते हैं एपोमेक्सिस, या इसको हिंदी में बोलते हैं असंगजनित बीज। ये अपन आम और तंबाकू में अपन देख सकते हैं। इसी तरह से कुछ कृत्रिम प्रवर्धन विधियां हैं जिनके द्वारा भी अपन नया पौधा तैयार कर सकते हैं। जैसे जड़ की कलमें काट सकते हैं, नींबू, संतरा आदि। तना की जो तने के टुकड़े करके और उसको अपन भूमि में लगाते हैं तो उससे भी नया पौधा तैयार हो जाता है। तो इसको भी अपन उसी काम में लेंगे। जैसे गन्ना है, गन्ना का अपन जैसे गन्ना का पौधा है और उसको अपन उसकी टुकड़े काट के जमीन में लगा देते तो उससे उसकी जो परसंधि है वहां से जड़ निकल के नया पौधा, उससे कलिका निकल के नया पौधा तैयार हो जाता है। तो इस तरह से ये इसमें गुलाब में भी करते हैं अपन, ये तना की गुलाब की कटिंग करके उससे भी अपन नया पौधा तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से चश्मा लगाना ये भी गुलाब में करते हैं। कलम बांधना, जैसे कई पौधे होते हैं जिसमें वो पुराने हो जाते हैं और उनकी उपयोगिता खत्म हो जाती है, तो उसमें अपन कलम बर्स वहां उसमें लगा के और उससे उस पौधे से नया पौधा तैयार कर लेते हैं। कलम बांधना है, दाब लगाना जैसे नींबू, अंगूर, आला, गुलाब में,
भुट्टी, भुट्टी का भी है, ये खुद उपयोग कर सकते हैं। जैसे कोई पौधा खराब हो गया तो उसमें एक दूसरे पौधे की टहनी लाके या उसके साथ जोड़ के, उसके साथ बांध के और उससे नया पौधा तैयार कर लेते हैं, उसमें दूसरे के लक्षण आ जाते हैं। तो इस तरह से अपन जो एलिंगिज्म के जो ये उदाहरण है और ये कई जो विधियां हैं उनको काम में लेते हुए नया बीज अपन जो तैयार कर सकते हैं। दूसरा जो ये तो एक मेथड था जनन विधि के आधार पर बीजों के प्रकार। इसी तरह से बीजों के आयुकाल के आधार पर, भाई बीज को आयुकाल का मतलब ये है कि बीज, कई बीज ऐसे होते हैं जो थ्रेशिंग किया, उसका मतलब उसको थ्रेशिंग हार्वेस्टिंग करके थ्रेशिंग किया, थ्रेशिंग करते ही उसको यदि अपन वापस बो दें तो वो वापस उसका सीड का जर्मिनेशन हो जाता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं उनका थ्रेशिंग करने पर उनका जो बीज है वो हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग करने के बाद में तुरंत बाद में उसका जर्मिनेशन नहीं हो पाता। तो उसका वो जर्मिनेशन नहीं हो पाता, इसका मतलब वो एक सुसुप्त अवस्था है। तो उसको कुछ पौधे हैं, कुछ बीज हैं, पौधों के बीज हैं, उनको सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं। तो उसमें उस सुसुप्त अवस्था का मतलब ये है कि उसमें फिजियोलॉजिकल जो मैच्योरिटी है वो पूरी नहीं हुई, तो उसको कुछ समय चाहिए जिससे कि वो सीड मैच्योर हो जाए। तो उसमें कुछ और वो जनन क्षमता है, वो वाइबल होते हैं। तो इस लॉन्गिविटी उसमें कितनी जनन क्षमता, कितने समय तक वो पड़ा रहता है, उसके बाद में अपन उसको भूमि में लगा के उससे नया पौधा तैयार कर सकते हैं। इसके आधार पर बीजों की आयुकाल के आधार पर, भाई जो बीज है कितने समय तक, कितने टाइम तक वो जीवित रह सकता है, वाइबल रह सकता है, इसके आधार पर अपन बीजों को अपन 3 भागों में बांटा। अल्पायुजीवी बीज जिसकी आयु लगभग 3 वर्ष तक होती है, उसके बाद 3 वर्ष बाद उसकी जो वाइबिलिटी है बिल्कुल खत्म तो नहीं, लेकिन वो 3 साल बाद में इतनी, जैसे उसमें बताया कि इसमें 75% जर्मिनेशन है, तो वो 75 की बजाय उसमें 40% 30% हो जाती है। तो ये इसके आधार पर अपन उसको बीजों बांटा। तो अल्पायुजीवी जो बीज है उसके 3 वर्ष तक होते हैं, इसकी जो उम्र है जिसमें वो वाइबल रहते हैं। इसमें है मालवेसी और लेग्यूमेसी। लेग्यूमेसी में जितने भी है जो दलहनी फसलें हैं, इसमें आपके मूंग है, मोठ है, गंवार है, चना है, इन सब की बात है। और मालवेसी में जैसे आपके कपास है, उड़द है, इनमें ये इनके जो बीज है वो अल्पायुजीवी बीज कहलाते हैं। इसी तरह से मध्यम आयुजीवी बीज, मध्यम आयुजीवी बीज वो बीज होते हैं जिनकी वाइबिलिटी, जिनकी जीवितता आयु लगभग 3 से 15 साल तक होती है। इसमें जितनी भी जो फसलें हैं, ज्यादातर जो फसलें अपन लोग देखते हैं खाते हैं, जैसे गेहूं जो है, बाजरा है और आपके केस क्रॉप है, उनकी जो आयु है वो बीज ज्यादातर क्या होते हैं 15 साल तक उनकी वाइबिलिटी रहती है उन बीज की। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो दीर्घायु जीवी, कई सालों तक, हजारों सालों तक पड़े रहते हैं, उनमें वाइबिलिटी ऐसा रहती है, वो 1000 साल बाद में भी वो बीज वाइबल होते हैं। इसका जैसे उदाहरण है कि एक 1926 में मंचूरिया स्थित एक पुरानी झील जिसका पानी सूख चुका था, कुछ कमल के बीज एकत्रित किए जो कि वाइबल थे, जीवनक्षम पाए गए, मतलब उसमें 1926 कई सालों से। इसी तरह तो उनकी जब डेटिंग की 14C कालानुमान विधि, 14C डेटिंग मेथड, इससे देखा कि ये बीज 1000 वर्ष पुराने थे। देखो कितना, मतलब 1000 वर्ष तक ये बीज, कमल के बीज जीवित पाए गए। तो उनकी वाइबिलिटी का मतलब यदि उन बीजों को अपन लगाए खेत में तो वो बीज से नया पौधा तैयार हो जाएगा। इसी तरह से एक उदाहरण है, जैसे बेकरेल ने बताया कि 1934 में फ्रांस के अंदर राष्ट्रीय संग्रहालय से प्राप्त 500 जातियों के बीजों को, उनकी आयु 25 से 136 वर्ष तक आंकी गई। इसी तरह से कनाडा संग्रहालय में वनस्पति शास्त्र ने कुछ बीजों के अंकुरण कराया जो कनाडा की पीठ दलदल बाग में 10,000 साल तक दबे पड़े थे और वो वाइबल पाए गए। तो ऐसे जो बीज है उनको अपन दीर्घायुजीवी बीज बोलते हैं। इसी तरह से तीसरा जो वर्गीकरण है अपने भंडारण क्षमता के आधार पर भी अपने उसको बीजों को अपन डिवाइड कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। कुछ बीज तो ऐसे होते हैं जो बीज को अपन नॉर्मल, जो उसकी मॉइस्चर परसेंट है, जिसकी नमी प्रतिशत है, यदि नॉर्मल नमी प्रतिशत 10 से 12 के बीच में होती है, यदि उस नमी प्रतिशत पर अपन भंडारण करें तो उसमें क्या रोग या कुछ समय के लिए भंडारित हो पाएंगे। लेकिन यदि बीजों की 1% नमी अपन मान लो कम कर दें, सुखाले 1% कम कर दें, जैसे मान लो 12% है, 12 से 11 कर दिया, तो 1% सुखाने पर बीज की जो भंडारण की क्षमता है
वो दुगनी हो जाती है। जैसे 1 साल तक अपन भंडारण करें तो वो उसको 1% नमी कम करने पर 2 साल तक भंडारित कर सकते हैं और उनकी जीवन क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे बीज जिनकी नमी प्रतिशत यदि अपन कम कर दें और उनकी भंडारण क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़े तो ऐसे बीज सरल बीज कहलाते हैं। इसी तरह से जैसे इसमें अपन ने दिया है कि इस वर्ग के बीजों में उपस्थित नमी को उनकी जीवन क्षमता में कमी किए बिना 5% अथवा इससे भी कम किया जा सकता है। मतलब उसकी जीवन क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 5% यदि अपन ने उसमें नमी प्रतिशत कम कर दी, जैसे 12% होती है नॉर्मल, तो उसमें से 5-7% पर ले आए, उसको सुखा दिया, तो भी उसकी जीवन क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ज्यादातर जो फसलें हैं उनके जो बीज है वो सरल बीज कहलाते हैं। और इसके बाद में कुछ बीज और उनको यदि वो ठंड के अंदर भी उनको भंडारित करें तो उनकी जीवन क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह से दूसरा जो उसका भाग है, वर्ग है, वो अड़ियल बीज। पहला होता है सरल बीज, दूसरा अड़ियल बीज। इस वर्ग के बीजों की मात्रा जैसे 12 से 13% है, मैंने बताया नॉर्मल होती है, से नीचे लाने पर उसकी जीवन क्षमता बड़ी तेजी से कमी आती है। जैसे नींबू, आम, नारियल, चाय, इनका जो बीज है उनमें वायबिलिटी में बहुत ज्यादा कमी, ड्रास्टिक कमी आती है, मतलब बिल्कुल ही कमी हो जाती है, वो बीजों का अंकुरण नहीं पाता। ऐसे बीज अड़ियल बीज कहलाते हैं। इसी तरह से अपन जो चौथा है, जो वर्गीकरण का जो इसके बिंदु पर अपन वर्गीकरण करते हैं, वो बीज पीढ़ी पर, बीजों की पीढ़ी के आधार पर। पीढ़ी का मतलब उसमें जैसे अपन ने 1 साल उगाया, उसकी जो बीज प्राप्त हुई है, उससे फिर अगली बार उगाया, फिर उससे बीज प्राप्त हुए, वो उसमें, तो ये एक तरह से उत्तरोत्तर पीढ़ी है। इस पीढ़ी के आधार पर अपन बीजों को वर्गीकरण करते हैं। तो ये बीज वैसे 5 प्रकार के हैं: नाभिकीय बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज, पंजीकृत बीज और प्रमाणित बीज। नाभिकीय बीज एक तरह से ब्रीडर जो प्रजनक बीज है वो लगभग एक से हैं। इनकी मात्रा यदि मान लो जैसे प्रजनक बीज की मात्रा यदि कम है, बिल्कुल कम है, तो उसको अपन नाभिकीय बीज भी कह सकते हैं। और नाभिकीय बीज को मान लो मात्रा थोड़ी ज्यादा बढ़ा ली, यदि ज्यादा मात्रा में, तो वो प्रजनक बीज है। तो नाभिकीय बीज का मतलब है जो ब्रीडर है, प्रजनक है, वो शुरू में जब किस्म का निर्माण करता है, उसका विमोचन करता है, तो उस समय जो मुट्ठी पर जो बीज होता है वो नाभिकीय बीज कहलाता है। और वो 100% उसकी जो फिजिकल और जेनेटिक प्योरिटी, और वो जो है वो 100% और प्योरिटी 100% होती है। उन बीजों का नाभिकीय बीज से प्रजनक द्वारा अपने जो अनुसंधान संस्थान है उस पर उसकी खुद की देखरेख में जो बीज उगाया जाता है वो प्रजनक बीज है। तो इसको अपन इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं: वह बीज जिसके उत्पादन का नियंत्रण संबंधित पादप प्रजनकों द्वारा पादप प्रजनन से संबंधित कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है। पादप प्रजनन कार्यक्रम का मतलब जैसे कोई ब्रीडर है, वो रिसर्च स्टेशन पर, अनुसंधान केंद्र पर उसके जो कोऑर्डिनेटेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें जो कार्य करता है, उस समय जो बीज कोई वेराइटी रिलीज करता है, वो नोटिफाई करता है, उस समय वो भी ब्रीडर है उस वेराइटी का बीज भी तैयार करता है साथ साथ, तो वो भी प्रजनक बीज कहलाता है। तो वो प्रजनक बीज वो अपनी खुद की देखरेख में और उस रिसर्च अनुसंधान संस्थान पर जो बीज तैयार किया जाता है और उसको प्रजनक बीज कहते हैं। और उसकी जो गुणवत्ता है वो लगभग 100% ही मान 100% के लगभग होती है। उसमें आनुवांशिक शुद्धता, शुद्धता, आनुवांशिक शुद्धता और जो फिजिकल प्योरिटी वो भी लगभग 100% के लगभग होती है। इस जो सीड प्रमाणीकरण जो संस्थाएं हैं, बीज प्रमाणीकरण जो संस्था है, इस आधार बीज के लिए जो टैग अपन जो प्रदान करते हैं वो सुनहरा पीला टैग होता है इस प्रजनक बीज के लिए। इसका जो नेक्स्ट है वो आधार बीज है। इस प्रजनक बीज की जो संतति है वो आधार बीज कहलाती है। इसमें भी वो ही जो बिल्डर खुद नहीं उगाता है, ये बीज प्रमाणीकरण जो संस्था है उसकी देख रेख में जो बीज जो राजकीय फार्मों पर या मान लो अनुसंधान केंद्रों पर या प्राइवेट सुयोग्य जो उत्पादक है, जो अच्छे जो सीड ग्रोवर्स होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, उनके खेत पर अपन उगाते हैं जो बीज है, वो बीज प्रमाणीकरण संस्था की देख रेख में उसको आधार बीज कहते हैं। इस आधार बीज की जो प्योरिटी और जो जेनेटिक आनुवंशिक जो शुद्धता है वो इस प्रजनक बीज से थोड़ी कम होती है।
और इसका जो प्रमाणीकरण जो संस्थान है उसके द्वारा जो टैग प्रदान किया जाता है, जिसके जो थैलों के ऊपर जो टैग होता है वो टैग होता है सफेद सफेद टैग होता है, और उस टैग के ऊपर सारी सूचनाएं होती है उसमें कि ये कौन सा इसका आधार है, इसका सोर्स ऑफ सीड क्या है, इसकी जर्मिनेशन परसेंटेज कितनी है, 40% कितनी है, इसमें नमी प्रतिशत कितनी है, ये सब चीजें उस टैग पर लगी होती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है इसकी पंजीकृत बीज, ये पंजीकृत बीज वैसे इसका आधार बीज का की संतति है, लेकिन इसका ये अपने जो देश अपने भारत देश में इस वर्ग का प्रचलन नहीं है। अपन सीधे क्या करते हैं, आधार बीज से प्रमाणित बीज का उत्पादन करते हैं। प्रमाणित बीज जो उत्पादन करता है वो उसमें बीज प्रमाणीकरण जो संस्थान है उसकी देख रेख में जो सीड ग्रोवर्स है, प्राइवेट सीड ग्रोवर्स है, उनके खेत पर, और जो RSS या राजस्थान स्टेट सीड कारपोरेशन और नेशनल सीड कारपोरेशन वो ग्रो करवाती है फार्मर्स के यहाँ पर, और उसकी जो उसका जो निरीक्षण है वो बीज प्रमाणीकरण संस्था करवाती है। और उसमें इस बीज प्रमाणीकरण संस्था है वो निरीक्षण के समय उसकी एक टीम होती है जिसमें प्लांट ब्रीडर मुख्य होता है, उसके साथ में एग्रोनॉमिस्ट, सस्य विज्ञानी और कीट विज्ञानी और पौध व्याधि विज्ञानी, इन सब की एक टीम होती है। उस टीम वो उसका निरीक्षण करती है समय से, जो खड़ी फसल में और खेत का निरीक्षण, ये सब उस समय बीज सीड प्रोडक्शन करते हैं उस समय करते हैं। तो उस समय ये सब निरीक्षण इसलिए करते हैं कि जो बीज की गुणवत्ता है वो ज्यादा अच्छी रहे। तो सर्टिफाइड जो बीज है, इस बीज ये जो आधार बीज और प्रमाणित बीज, स्वयं प्रमाणित बीज की भी संतति भी हो सकती है। इसका उत्पादन बीज प्रमाणीकरण संस्थान की देखरेख में राज्य के कृषि फार्म व्यक्तिगत उत्पादकों द्वारा निर्धारित मापदंडों, निर्धारित मापदंड या मानक के अनुरूप किया जाता है, जिसकी आनुवंशिक शुद्धता और गुणवत्ता बनी रहे। इस वर्ग के बीजों के लिए जो बीज प्रमाणीकरण संस्था है वो नीले टैग प्रदान करती है। इसके मतलब इसके जो बीज के जो थैले होते हैं उसके ऊपर नीले टैग लगे होते हैं। इसी तरह से कई बार क्या होता है कि जो किसान है, कई बार किसान अपना खुद का बीज भी तैयार कर लेता है, वो अपनी देखरेख में अपने उसमें से सारी जो उन्नत बीज तैयार करने की जो विधियां हैं वो खुद अपने हिसाब से लगाता है। जैसे खेत में जो खेत उसने लगाया उसको बीज प्रमाणीकरण संस्था को उसने या RSS को उसने हायर नहीं किया और वो खुद ही बीज तैयार कर रहा है, और तो उसको क्या है कि अपन टैग प्रदान नहीं कर सकते। बीज प्रमाणीकरण संस्थान उसको टैग प्रदान नहीं करती, उसको उन बीजों को बोलते हैं सत्य अंकित बीज। वो किसान अपने को ले सकता है, उस बीज को अपन किसान अपने उस बीज से को काम में ले सकता है, लेकिन वो प्रमाणित बीज के बराबर शुद्ध नहीं होगा। तो ये अपन ने इसका एक तरह से ये 3-4 जो पॉइंट्स है उसके आधार पर अपन ने इसको वर्गीकरण किया कि बीज किस किस प्रकार के कितने कितने होते हैं। अब अपन बात करते हैं, ये जैसे इनका अपन वर्गीकरण कर लिया, उसके बाद में बीज गुणता अपन वर्गीकरण सीड प्रोडक्शन करते हैं। तो बीज की गुणता, बीज की जो क्वालिटी है, सीड क्वालिटी है, वो ज्यादा मेन चीज है। वो ज्यादा इसका अपन बीज सीड प्रोडक्शन के समय ये ज्यादा चीज ध्यान में रखते हैं कि एक तो क्या है, बीज उन्नत और उत्तम होना चाहिए। कोई भी मान लो अपन जो प्रोग्राम चालू करते हैं तो उसमें कोई किसान को अपन बीज, किसान के यहाँ बीज उत्पादन कराते हैं या किसान को अपन जो बीज देंगे, यदि वो बीज उन्नत और उत्तम होगा तभी उसकी फसल का पूरा उत्पादन उसको प्राप्त होगा। अन्यथा क्या है, कई बार क्या होता है, मान लो उसमें बीज मिक्सर हो गया और कोई है तो उससे बीज की क्वालिटी खराब हो जाती है। क्वालिटी खराब होने पर बाद में जब वो उसका जब वो बीज वापस, यदि उसका सीड का जो फार्म है, सीड प्रोडक्शन का जो प्लॉट है, यदि वो डिस्कार्ड हो गया बेचारे उसके किसान का काफी नुकसान होता है। इसलिए जो बीज की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रखना जरूरी है। तो अच्छे बीज की क्या क्या विशेषताएं हैं? अच्छा बीज कौन सा होगा? अच्छा बीज वो होगा जो उन्नत हो और उत्तम हो। उन्नत का मतलब, उन्नत तो वो होता है कि जो पहले से जो चल रही जो वैरायटी है, जो प्रचलन में जो किस्में है, उन किस्मों का बीज से उनसे उत्तम हो। उनसे मतलब उसकी जो नई किस्म का बीज हो, और ये जो पुराना जो बीज है, जो पुरानी जो वैरायटी है, उनसे उत्तम हो, उनसे लक्षणों में उत्तम हो, उसको अपन उत्तम बीज देंगे। जैसे इसके उन्नत बीज की जो उत्तम बीज की उन्नत और उत्तम में थोड़ा जो अंतर है। उत्तम का मतलब ये है कि जो बीज है उसमें जो कुछ लक्षण है उनमें ज्यादा इंप्रूवमेंट हो, और
उन्नत का मतलब यह है कि जो पुरानी वेराइटीज है, उन पुरानी वेराइटी से नई वेराइटी का जो बीज है वो उत्तम हो। तो उन्नत बीज की जो विशेषता है उसमें पहला है जैसे अधिक उपज। पुरानी जो वेराइटी है, जैसे मान लो उदाहरण के लिए 1482 कोई वेराइटी गेहूं की, उसका जो मान लो जैसे 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, यदि उससे कोई नई वेराइटी अपन डेवलप करते हैं, उसका बीज की जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा है, तो वो उत्तम उन्नत बीज होगा। तो उसकी उन्नत बीज की जो विशेषता में यह है कि अधिक उत्पादन होना चाहिए। उत्पादन में सबसे कृषि के अंदर जितने भी जो कार्य है या बिल्डर है, उसका मेन सबसे पहला मोटो होता है कि या वेराइटी जब डेवलप करता है, उसका मेन मोटो या मेन उद्देश्य ये है कि अधिक उत्पादन हो। अब अधिक उत्पादन जो पहले वाली वेराइटी है उससे ज्यादा हो। पहले वाली मान लो जैसे 40 या 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गेहूं होंगी जैसे मान लो, तो उसमें जब नई वेराइटी डेवलप करेगा तो उसमें क्या होगी 55 क्विंटल हो। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे पादप प्रजनक है, नई वेराइटी डेवलप करेगा तो डेवलप करते करते जैसे मान लो 55 होगी, उससे फिर बढ़िया करेगा फिर, क्योंकि ज्यादातर ये होता है कि एक तरह से ये है कि 20% जो प्री एग्जिस्टिंग वेराइटी है उससे 25-20% हाइल्ड होना चाहिए। अब ऐसे बार बार मगर जैसे 40 क्विंटल है, 50 क्विंटल है, जैसे मान लो कैसी वेराइटी नई वेराइटी डेवलप करा तो फिर उसमें 20% और 5 दूनी 10 60 क्विंटल होगी। तो लेकिन कई बार क्या होता है, यदि मान लो उसमें बीज में 20% हाई उस नई वेराइटी विमोचित करने या पैदा करने में यदि 20% हाइल नहीं है, तो उसमें क्या दूसरे जो लक्षण है वो दूसरे लक्षण अच्छे हो तो भी वो वेराइटी रिलीज की जा सकती है। तो उसमें लेकिन अपन जो उन्नत बीज की जहाँ बात कर रहे हैं उसमें अधिक उपज हो, अच्छी गुणवत्ता हो। अच्छी गुणवत्ता का मतलब किसमें पोषण या स्वाद में उत्तमता के साथ साथ उपभोक्ता बाजार और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। जैसे गन्ने में चीनी, जो शुगर है, गन्ने के अंदर शुगर % ज्यादा है तो क्या होगी, उन्नत होगी। इसी तरह तिलहनों में तेल, कपास में रेशे की जो क्वालिटी है यदि वो बढ़िया है तो वो उन्नत बीज कहलाएगा। इसी तरह से कृषि क्रियाओं की सुविधा, कई फसलें या बीज ऐसे होते हैं, फसलें ऐसी होती है जिनमें कृषि कार्य जैसे सिंचाई, उर्वरकों का उपयोग, निराई गुड़ाई या मशीन से कटाई आदि जो है उसमें आसानी हो। इस तरह की जो बीज अपन उत्पादन करते हैं तो ऐसी किस्मों का अपन ज्यादा बढ़िया रहते हैं। इसी तरह से संवेदनशीलता, जो बीज है नई किस्म है उसका जो बीज है वो बीज खाद और पानी, यदि मान लो अपन ज्यादा खाद देते हैं तो उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो, यदि मान लो उसमें पानी ज्यादा दे दें तो प्रोडक्शन ज्यादा हो। लेकिन कई बार क्या, तो इसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए, मतलब जितना अपन इनपुट देते हैं उसके उसी के आधार पर आउटपुट होना चाहिए, ये संवेदनशीलता कहलाती है। तो संवेदनशीलता जैसे मान लो अपन ने खाद ज्यादा दिया तो वो मान लो उसमें पैदा ज्यादा, लेकिन जैसे कुछ ज्यादातर जो टाल वेराइटीज है यदि उसमें अपन जैसे मान लो खाद या पानी ज्यादा दिया तो उसमें एडवर्स इफेक्ट, उसमें रिवर्स इफेक्ट आता है, क्योंकि वो ज्यादा बढ़ेगी उसकी वेजिटेटिव जो कायिक वृद्धि ज्यादा होगी। कायिक वृद्धि ज्यादा हुई तो जैसे मान लो पानी दिया अपन ने फसल में और आंधी आ गई तो आंधी आने से फसल अपने गिर जाती है, लॉजिंग हो जाती है। लॉजिंग होती है उसकी जो उसका तना टूट जाता है और उसका जो पानी और जो न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स का है वो संचार पूरा नहीं हो पाता है और उसका जो प्रोडक्शन है, जो उसकी जो उत्पादन है वो अच्छा नहीं होता, कम होता है। तो इसके लिए अपन क्या है, जो द्वार्फ वेराइटीज है उनको लेना चाहिए। उसमें जो संवेदनशीलता जो अपन ने बात की, खाद पानी आदि, जितना खाद देंगे उतनी उसकी पैदावार होगी, जितना पानी देंगे उतनी ज्यादा पैदावार होगी। तो ये संवेदनशीलता भी उन्नत बीज के लिए, उन्नत किस्म के लिए होना जरूरी है। अधिक अनुकूलनशीलता, वाइडर एडेप्टेबिलिटी, जो नई वेराइटी है जिनका अपन बीज उत्पादन करते हैं वो विभिन्न भूमिया, जैसे भूमि का मतलब जैसे एक क्षेत्र से अपन दूसरे क्षेत्र में ले तो वो उसके भी अनुकूल होने चाहिए। ये नहीं कि जैसे मान लो अपन एक रीजन है, जैसे मान लो जयपुर रीजन में यहाँ कोई वेराइटी का उगा रहे बीज तो वो यहाँ तो बढ़िया दे रही है, लेकिन जैसे मान लो कोटा में ले जाके उस वेराइटी को गया, उसके बीज अपन प्रोडक्शन सीड प्रोडक्शन किया तो वहाँ यदि मान लो अच्छी उत्पादन नहीं दे रही, या मान लो गंगानगर एरिया में जाकर अपन उगाते हैं तो उसमें अच्छी नहीं दे रही, तो ये होनी चाहिए कि वेराइटी सभी इन्वायरमेंट में या सभी भूमियों में अच्छा उत्पादन दे, वो वाइडर एडेप्टेबिलिटी कहलाती है। इसी तरह से विपरीत दशाओं की पट्टी
रोदिता है। विपरीत दशाओं का मतलब ये है, जैसे मान लो सूखा पड़ गया, अपन ने ये देखा कि भाई फसल अपन ने बो दी और फसल के बाद में अपने पास पानी है, लिमिटेड पानी है, जैसे 4 इरीगेशन थी और कुछ मान लो बरसात हो गई, लेकिन वहां पर मान लो सूखा पड़ गया, तो उस सूखे के प्रति भी प्रतिरोधिता हो, तो अपन उस वेराइटी का जो बीज अपन उन्नत बीज उत्पादन कर सकते हैं। प्रतिरोधिता होना जरूरी है, जैसे बीमारी है, कीड़े है, सूखा है, बाढ़ है, पाला है, गर्मी है, उष्णता है, आदि से लड़ने की क्षमता हो। लास्ट पॉइंट है जो सही परिपक्वता, प्रॉपर एंड सिंक्रोनस मेच्योरिटी। सही परिपक्वता का मतलब ये है, जैसे अपन देखते हैं लेग्यूमिनेसी क्रॉप्स है, जैसे उसमें मूंग है, मूंग में देखते हैं कि कुछ उसमें जो पोर्स है, फलियां है, वो तो पक जाती है पहले, और फिर उसके ऊपर जो टॉप पर कुछ बाद में आती है फलियां, वो फलियां क्या होती है, कच्ची रह जाती है। यदि मान लो अपन उसको यदि समय पर हार्वेस्ट नहीं करें, तो वो जो पकी हुई फलियां है वो सूख के, यदि बरसात आ गई या पानी गिर गया तो छिटक जाती है, और उसकी मेच्योरिटी वो नीचे वाले की उसकी पैदावार वो आधे बीज गिर जाएंगे, फिर वो ऊपर वाली पकेगी, तो उससे फिर वो अपनी पैदावार कम हो जाएगी। तो ये क्या है कि इस तरह की उसमें ऐसा कोई जीन डाल दें या ऐसी कोई वेरायटी डेवलप है जिसमें सारी की सारी फलियां एक साथ पके, तो वो सही, उसको बोलते हैं सिंक्रोनस मैच्योरिटी, वो सही समय पर मैच्योरिटी हो, तो उससे अपन उसका जैसे कई फसल है, जैसे मान लो आपके मूंग है और गंवार है, इसमें क्या होता है कि सेटरिंग हैबिट होती है। सेटरिंग मतलब जैसे फली बरसात हो गई परिपक्ष में, जब फसल तो पकती है उस समय यदि बरसात हो गई और बरसात हुई तो वो फलियां उसकी कोर्स गीली हो जाएगी, जीव प्रकाश धूप पड़ेगी, धूप पड़ते ही वो क्या फलियां फट जाती है, तो उससे क्या है कि उसका सारा बीज बिखर जाता है, जिससे पैदावार में कमी आती है, बिल्कुल पैदावार में बिल्कुल कमी हो जाती है। तो इसमें क्या ऐसे वेरायटी डेवलप होनी चाहिए या उन्नत बीज हो, ऐसी उन्नत वेरायटी की उन्नत बीज हो जिससे कि परिपक्वता समय पर हो और सेटरिंग हैबिट नहीं हो, तो इससे अपन अच्छा बीज और अच्छा उन्नत बीज तैयार कर सकते हैं। दूसरी बात जो बताई, ये तो उन्नत की बात है। जब अपन ने कोई एक वेरायटी का, ये तो उन्नत है, मतलब पुरानी वेरायटी से अपन नई वेरायटी डेवलप करते हैं, तो उसमें क्या क्या विशेषताएं हो, लेकिन उन्नत के साथ में उत्तम बीज, अपने कोई वेरायटी है और ये आपको वेरायटी दे दी, उसके बाद में कहा कि उसका उत्तम बीज उत्पादन करना है, तो उसके कौन कौन सी विशेषताएं होती है, ये निम्न प्रकार है। उत्तम बीज की पहली है भौतिक शुद्धता। भौतिक शुद्धता, अब यदि अपन उचित मानक को ध्यान में, विशिष्ट मानकों को ध्यान में रखते हुए यदि अपन किसी वैरायटी का बीज उत्पादन करते हैं, तो उसकी भौतिक शुद्धता भौतिक शुद्धता सही रहेगी, भौतिक शुद्धता हाई होगी। जैसे बीज भौतिक शुद्धता में अपन जब बात करते हैं, तो बीज उत्पादन कर लिया और उसका हार्वेस्टिंग कर ली, और हार्वेस्टिंग के समय जब बीज का जो अपने पास में प्रोडक्शन आया, सीड जो का प्रोड्यूस आया, तो उसको पैदावार आई, उसमें से अपन देखते हैं तो उस फसल में अन्य फसलों के बीज होते हैं, कंकर पत्थर होते हैं, खरपतवार होती है और शुद्ध बीज। तो इस तरह से एक जो भौतिक शुद्धता के अपन यदि उसको घटक देखें, तो भौतिक शुद्धता में प्योर सीड शुद्ध बीज है, कंकर पत्थर है, अन्य फसलों के बीज है और खरपतवारों के बीज। तो ये चार, तो अपने पास में प्योर सीड ज्यादा से ज्यादा हो, खरपतवारों के बीज कम हो, कंकर पत्थर कम हो, तो ये चीज ज्यादा मायने रखती है कि भौतिक बीज क्या भौतिक रूप से शुद्धता शुद्ध होनी चाहिए, वो उचित मानक के रूप में मानक के अनुरूप होना चाहिए। जैसे इसमें अपन उदाहरण के रूप में जैसे बता सकते हैं कि जो इसकी भौतिक शुद्धता है, भौतिक शुद्धता में शुद्ध बीज प्रतिशत है। जैसे कुछ फसलों के अपन उदाहरण, सीड क्वालिटी जो स्पेसिफिक बीज गुणवत्ता संबंधी जो विशिष्ट मानक है, उनके रूप में अपन देखते हैं जो भौतिक शुद्धता है, जैसे गेहूं है, गेहूं में जो शुद्ध बीज है उसमें 90% जो सीड लोट है उसमें 90% भौतिक शुद्ध बीज होने। जैसे इसी तरह से धान में 98, मतलब खाद्यान्न फसलों में 98% भौतिक शुद्धता होती है। इसी तरह से दलहनी फसलों में भी 98% है। तभी वो विशिष्ट मानेगा, वो किसानों को, ये प्रमाणीकृत बीज की अपन बात कर रहे हैं, तभी अपन किसान को वो बीज दे सकते हैं और किसान को देना चाहिए, जिससे वो अपनी अगली फसल उगा सकता है।
लेकिन कुछ क्रॉप है जैसे तिलहनी फसलें हैं तो उनमें 97 भी है, जैसे सरसों है, सरसों के अंदर 97% शुद्ध बीज हो सीड लोट का, तो उसको अपन बहुत ही शुद्ध बीज कहेंगे। इसी तरह से उचित नमी की बात करें तो किसी को बीज का जब हार्वेस्टिंग करते हैं अपन या थ्रेशिंग करने के बाद में जो बीज अपने को प्राप्त होगा उस बीज में उसको अपन एक निश्चित मानक तक सुखाते हैं। उस मानक तक जैसे सुखाने पर जो नमी आती है ना, उस नमी के बाद में उस नमी पर अपने स्टोर कर सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं। यदि उससे ज्यादा होगी तो कीड़े लगने या रोग आने या कीड़े लगने के चांस ज्यादा होते हैं। इसलिए बीजों को एक निश्चित नमी तक सुखाना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए जो नमी प्रतिशत है खाद्यान्न फसल है जैसे गेहूं, धान, गेहूं के अंदर जैसे 13% जो नमी होनी चाहिए, और धान के लिए जैसे 13%, गेहूं के लिए 12%, धान के लिए 13%, और जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, इनके लिए जो बीजों में नमी की प्रतिशत है जो विशेष मानक के अनुसार जो मैं बात कर रहा हूँ उसकी बात है, तो बीजों के अंदर इनमें जो नमी है वो 12% के लगभग होनी चाहिए। यदि उससे ज्यादा होगी तो ये जो रोग है, कीड़े हैं, ये लगने के ज्यादा चांस होते हैं। तो इसी तरह से जेनेटिक प्योरिटी अपने बात की, अपन भौतिक शुद्धता का मतलब ये है कि जो बीज है उसी फसल के होने चाहिए। तो वैरायटी का मिक्सअप हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन उस फसल गेहूं के है तो गेहूं की दूसरी वैरायटी का मिक्सअप भी हो गया तो वो भौतिक शुद्ध कहलाए। लेकिन जहां अपन बात करें आनुवंशिक शुद्धता की, आनुवंशिक शुद्धता का मतलब ये है कि जैसे कोई फसल की कोई एक वैरायटी है उसी के बीज होने चाहिए, उसमें दूसरी वैरायटी के बीज होंगे तो वो आनुवंशिक शुद्ध नहीं होंगे, वो आनुवंशिक अशुद्ध होंगे। दूसरी बात है समरूपता क्या मतलब है कि जो बीज है उनका रंग, आकार एक सा हो, वो समरूप बीज होंगे। ये उत्तम बीज के लक्षण है। इसी तरह से जैविक वाइबिलिटी, जैविकता, बीजों की अंकुरण क्षमता अच्छी हो। अंकुरण क्षमता की बीज यदि वाइबल होगा, जीवित होगा, तो उसकी जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो भी अच्छी होगी। और जो विशिष्ट मानक के अनुरूप जो अंकुरण प्रतिशत है वो भाई जिसकी यदि जीवित होगा, जीवित का मतलब उसका जो सीड, जो एम्ब्रियो है वो जीवित होना चाहिए। जीवित का मतलब वो जिसका अंकुरण योग्य होना चाहिए। तो उत्तम बीज के लिए जो विशिष्ट मानक के अनुरूप जो खाद्यान्न फसल है उनका जो अंकुरण प्रतिशत है वो जैसे गेहूं में 85%, धान में 80%, मक्का में 90%, ज्वार में 80% और बाजरा में 75%। ये इतनी उसकी न्यूनतम अंकुरण परसेंट होनी चाहिए। इससे बढ़िया ज्यादा हो तो अच्छी बात है, लेकिन इससे कम नहीं होती। ये प्रमाणित बीज की जो ये मैंने बात की है, जो अंकुरण परसेंट कम से कम होनी चाहिए प्रमाणित बीज की, जो सर्टिफाइड सीड की अपन जब बात करते हैं। इसी तरह से जो आपके दलहनी फसलें हैं इसमें चना में भी 85% है, मसूर और अरहर में और आपकी उड़द और मूंग में 75% जो है वो जर्मिनेशन परसेंट, अंकुरण परसेंट होनी चाहिए। ये विशिष्ट मानक के अनुरूप है। और वही अपन इसी तरह के हो गए। ये जो अपन उत्तम बीज की बात कर रहे हैं इसमें ये विशिष्ट मानक के अनुरूप होना चाहिए सब चीजें। इसी तरह से सीड हेल्थ की बात है, बीज स्वास्थ्य की बात है। तो जहां पर बीज का अपन जब देखते हैं उसमें कीड़े या रोग नहीं लगे। कई बार अपन जब भंडारण करते हैं तो भंडारण करने के बाद भंडारण के समय उस भंडार में कुछ कीड़े लग जाते हैं जो उसके सीड को खा जाते हैं, उसके बीज की बॉडी। जैसे बीज क्या है, बीज में एक तो एंडोस्पर्म, भ्रूण और भ्रूणपोष होता है। जैसे अपन मोनोकोटी ले रहे हैं जिसको एक बीज पत्र बीज कहते हैं, जैसे गेहूं है तो उसमें इसके जो पार्ट है भ्रूण और भ्रूणपोष। यदि मान लो भ्रूणपोष को भी यदि खा गया कीड़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन भ्रूण का जो पार्ट है वो भ्रूण का पार्ट क्या होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, इंटेक्ट होना चाहिए। मतलब उसमें कोई भी वो उसका कटा फटा नहीं होना चाहिए भ्रूण। तो वो क्या, वो बीज जिसमें ये जो है भ्रूण है तो वो भी उग सकता है, जर्मिनेट हो सकता है, जर्मिनेशन हो सकता है उसमें। तो ये इसके जो उत्तम बीज है, उत्तम बीज की ये कुछ विशेषता है जिसको अपन इन बीजों को, ये इन विशेषताओं को यदि अपन ध्यान में रखें, ये इस मानक के अनुरूप हो तो उस बीज को अपन किसान को दे सकते हैं और किसान उसको उगा सकता है।
अब जब अपन ने बीज उगा लिया और वो बात कर रहे हैं सब, तो लेकिन कई बार क्या होता है, बीज की जो क्वालिटी है, गुणता है, उस गुणता में डिटोरिएशन कैसे आता है, उसमें कमी कैसे आती है, उसमें ह्रास कैसे होता है। भाई अपन उगा रहे हैं, उसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स और ऐसे कौन से कारक हैं जिनके कारण बीज की गुणवत्ता में, बीज के जो अपन प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं और संसाधन करते हैं और अपन जैसे भंडारण करते हैं और वितरण करते हैं, तो उस समय ये चीजें, इस बीज की जो क्वालिटी है, गुणता है, उसमें ह्रास के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। जैसे आप जानते हो भाई, एक तो वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारक तो अपन जहाँ गुणों की बात करते हैं, तो गुण का मतलब ये है कि प्रत्येक जो फसल का जो गुण है, विशेषता है या गुण है, कैरेक्टर है जिसको बोलते हैं, वो किसी विशिष्ट जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं, और वही जो जीन द्वारा जो नियंत्रित होते हैं वही अगली पीढ़ी में जाता है। जैसे मान लो कोई प्लांट में ये लक्षण है कि इसका सीड जो है वो गोल होगा, बीज गोल है, और उस बीज को अपन अगली बार बोएंगे तो वो बीज गोल ही रहेगा। लेकिन यदि उस बीज में जीन उसका गोल के लिए है, लेकिन यदि उसको उचित वातावरण नहीं मिला, तो उस उचित वातावरण में नहीं मिलने पर वो बीज क्या है, थोड़ा कमजोर हो गया, सिकुड़ गया। तो लेकिन उस बीज को यदि अगली जनरेशन में, अगले वर्ष उगाने पर उसको यदि वही वातावरण वापस मिल गया, तो वो गोल हो जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि वातावरणीय जो कारक है जिनके कारण बीज की क्वालिटी में अंतर आता है, वो क्या होता है कि वो जो विविधता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती, जिसको बोलते हैं वो हेरिटेबल नहीं है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हेरिटेबल नहीं है। तो इनका जो लक्षणों में जो परिवर्तन है वातावरण के कारण, वो अगली पीढ़ी में जाता है। तो इससे थोड़ा जो नुकसान जरूर होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतना वो स्थानांतरित नहीं हो पाता। तो दूसरा जो मेन कारण है जो बीज की गुणता में, जो जिसका जैसे मान लो अपन ने आधार बीज है, उससे अपन प्रमाणित बीज लेते हैं, तो उसमें आधार बीज में यदि कोई गुणता में कमी होगी तो वो प्रमाणित बीज भी खराब होगा। तो इन बीजों के उत्पादन के समय ये जो कारक है, जब वातावरण कारक का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है प्रभाव, लेकिन ज्यादा नहीं। मेन जो प्रभाव है वो आनुवंशिक परिवर्तन होता है, जो कि परमानेंट होता है। वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी तीसरी, हमेशा वो पीढ़ी दर पीढ़ी दर वो परिवर्तन चलते रहते हैं। इसका जैसे वातावरणीय विभिन्नता थी, कई बार अपन क्या करते हैं कि कोई किस्म है, उस किस्म को अपन एक इन्वायरमेंट में उगाते हैं और उसको दूसरे इन्वायरमेंट ले जाते हैं, तो उसमें कई बार क्या होता है, जेनेटिक आनुवंशिक परिवर्तन होता है। कई बार उसको अपन बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। उससे भी कई बार क्या होता है, तो अपन क्या करते हैं, उस किस्म को अपन उस क्षेत्र में नहीं ले जाए जहां पर इसमें जो आनुवंशिक परिवर्तन उत्पन्न होने की आशंका। अपन उसमें जो एडेप्टेबल है, जो अनुकूलित है, जिस एरिया के लिए वो वैरायटी ग्रो की, उसी एरिया के लिए अपन ग्रो कराएं, उत्पादन करवाएं। मेन कारण है। दूसरा है जो प्राकृतिक संकरण के कारण भी आनुवंशिक परिवर्तन हो सकते हैं। प्राकृतिक संकरण के कारण जैसे फसलें दो तरह की होती है, एक तो स्वपरागित और एक होती है परपरागित। स्वपरागित फसलें जैसे आपकी गेहूं जो आपके धान, ये स्वपरागित फसल है। इस फसल में स्वपरागण होता है, तो इसमें जो है आनुवंशिक जो परिवर्तन है, वो आनुवंशिक परिवर्तन इसमें नेचुरल क्रॉसिंग नहीं हो सकती। जो इसमें बात है कि प्राकृतिक संकरण, इसमें बाहर से कोई कॉलन उठ के आता है तो वो उसको, उसकी जो स्टिग्मा है उसके ऊपर गिरेगा तो भी उसको संकरित, उसका निषेचन नहीं हो पाएगा। ये प्राकृतिक संकरण केवल परपरागित फसलों में होता है। जैसे आपके मक्का है, ज्वार है, ज्वार ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड जिसको बोलते हैं, बाजरा है। इनमें यदि मान लो कोई एक फसल है, एक फसल को अपन उगा रहे हैं, यदि उसके पास में दूसरा फील्ड है, दूसरा क्षेत्र है, फील्ड है, उस फील्ड में मान लो दूसरी वेरायटी है, तो उसके पोलन उससे इनमें आके उसमें मिक्स हो जाते हैं। पहली एक खेत में जैसे मक्का के बाजरा की एक वेरायटी है, दूसरे खेत में जो मान लो यदि दूसरी वेरायटी है, तो क्या होता है कि उसमें उसके जो प्रांगण है वो उठ के आ जाएंगे और उससे क्या होगा, प्राकृतिक संकरण हो जाएगा। और वो संकरण से उसमें, इसका मतलब यह होगा वहां के जीन, इसमें जीन ट्रांसफर हो गए, तो वो इसके जो है, जो उसकी जो मूल जो बीज है
उससे कुछ अलग तरह के उसमें लक्षण दिखेंगे। आनुवंशिक परिवर्तन का एक तो तीसरा जो जैसे पॉइंट इसमें स्वतः उत्परिवर्तन, जिसको बोलते हैं म्यूटेशन, जिसको बोलते हैं म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, स्वतः, क्योंकि नेचर प्रकृति में आजकल जो प्रकृति में या जो प्रदूषण हो रहा है लोग रसायनों के कारण, और दूसरा जो कुछ अल्ट्रावायलेट जो रेज आती है जो सूर्य से, उससे क्या है कि फसलों पर जब गिरती है तो उसमें कुछ जीन्स में स्वतः ही परिवर्तन हो जाता है, सडन हेरिटेबल चेंज, जिसको अपन कहते हैं सडन हेरिटेबल चेंजेस इन जीन्स कैरेक्टर्स। वो इसके कारण ये हो सकता है कुछ जैसे केमिकल्स है, इंडस्ट्रीज से जो केमिकल्स निकलते हैं उससे, या मानो अल्ट्रावायलेट जो सूर्य की किरणों से जो निकलती है उससे हो सकता है। तो इनकी, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, फ्रीक्वेंसी 10⁻⁻⁶, तो 1,00,000 में से एक पौधे में या 1,00,000 जीन में से एक जीन में उसमें परिवर्तन होना। जैसे जब मान लो कोई पौधा डोमिनेंट है तो वो रेसेसिव हो गया, रेसेसिव से डोमिनेंट हो गया। तो इस तरह के जो उत्परिवर्तन होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी आवृत्ति बहुत कम होती है, और वो जो बीज है वो, तो ऐसे बीजों का या ऐसे जो परिवर्तन है, जो उत्परिवर्तन का अपने को कोई लक्षण दिख रहा है, उस पौधे को अपन उसको अपन थ्रेसिंग या हार्वेस्टिंग करने से पहले उसको खाट दें, रोगिंग कर दें, तो उससे क्या हो गया, अपनी जो बीज है, बीज की गुणवत्ता खराब हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है पृथक्करण। आनुवंशिक जो अपना जो बीज की गुणवत्ता खराब होती है उसमें आनुवंशिक परिवर्तन का एक पृथक्करण भी है। मान लो अपन ने 2 खेत है, गेहूं है आपके, मक्का के 2 खेत हैं, तो उसमें ये परपरागित फसल, एक खेत में एक वैरायटी है, दूसरे खेत में दूसरी वैरायटी है। यदि उन दोनों की यदि समान समय पर यदि उनका एंथेसिस होती है, एंथेसिस मतलब ओपनिंग होती है फ्लावर्स की, फ्लावर्स एक साथ मैच्योर होते हैं, तो उनके जो पोलन है एक फेज से दूसरे, दूसरे से पहले में, इस तरह से इनका जब हो जाएगा तो उससे क्या होगा, उसमें क्वालिटी खराब हो जाएगी, क्योंकि उनके एक के लक्षण 2 में चले जाएंगे, 2 के लक्षण 1 में आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, अपने को पृथक्करण दूरी रखनी है, उनके एक दूसरे से दूर करना है। तो पृथक्करण अपन कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो किसी एक्स और वाई का खेत है, एक्स वाला कहेगा भाई मैं ये फसल, ये इस किस्म की मक्का की ये किस्म बोऊंगा, वाई कह रहा है कि मैं भी ये बोऊंगा, मैं दूसरी किस्म कह रहा मैं भी बोऊंगा। अब उन दोनों की जो बीज की क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो इसके लिए क्या है, टाइम आइसोलेशन, इसको बोलते हैं समय का पृथक्करण। एक मान लो खेत में एक कोई आदमी कह दिया मैं तो इस तारीख को बोऊंगा, तो दूसरा उससे क्या कि उसको 10 दिन बाद में बोले, तो उसकी जो फ्लावर की ओपनिंग है वो एक दूसरे से चेंज हो जाएगी। तो उसमें उसका जो प्रांगण है वो जो प्रांगण द्वारा जो निषेचन है वो निषेचन नहीं हो पाएगा, उनके पोलन से उस दूसरी क्रॉप को खराब नहीं कर पाएंगे। तो एक होती है डिस्टेंस, दूरी के द्वारा पृथक्करण, एक होती है स्पेस और एक टाइम। तो स्पेस से कर सकते हैं, मान लो एक खेत की कोई वेरायटी, एक फसल है उसकी कोई एक्स वेरायटी अपन ग्रो कर रहे हैं, तो उसके आसपास में उसी फसल की कोई दूसरी वेरायटी नहीं होनी चाहिए, वो उसकी दूर होती है। उसके लिए कुछ स्पेस विशिष्ट मानक है, इसके एक खेत से दूसरे खेत की जो दूरी है वो होनी चाहिए। यदि वो नहीं होगी तो उसकी जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए पृथक्करण दूरी, जैसे गेहूं है, गेहूं में मैंने बताया स्वपरागित फसल है, इसलिए इसमें एक खेत से दूसरे खेत की दूरी में यदि पास में हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके लिए 3 मीटर रखते हैं, जैसे आधार बीज के लिए और प्रमाणित बीज के लिए भी 3 मीटर रखते हैं। लेकिन जो क्रॉस पोलिनेटेड है, जो मैंने बताई परपरागित फसल है, उसमें जैसे मक्का है, मक्का में आधार बीज के लिए 400 मीटर एक खेत से दूसरे खेत की दूरी होनी चाहिए। मतलब एक वैरायटी या दूसरी वैरायटी की जो एक समान फसल की एक वैरायटी से दूसरी वैरायटी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 400 मीटर होनी चाहिए, और प्रमाणित बीज के लिए 200 मीटर होनी चाहिए। संकर मक्का के लिए जैसे आधार बीज के लिए 300 और जैसे उसके लिए प्रमाणित बीज के लिए 200। इसी तरह संकर बाजरा के लिए आधार बीज के लिए 1000 मीटर, एक खेत की एक वैरायटी जिसमें बो रहे हैं उसका दूसरा खेत है जिसमें दूसरी वैरायटी, उससे लगभग 1000 मीटर दूरी पर स्थित है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है बीज की गुणवत्ता के जो जिससे के द्वारा आपने क्वालिटी खराब होगी, वो यांत्रिक मिश्रण। यांत्रिक मिश्रण जब अपन खेत में जब अपन सोइंग करते हैं, बुआई करते हैं, तो बुआई करते समय क्या होगा कि एक जो सीड ड्रिल है जिससे अपन बीज की बुआई करते हैं, यदि अपन सीड ड्रिल को यदि साफ नहीं करेंगे तो उसमें मान लो एक खेत में कोई एक किसान के दूसरे खेत के वहां बुआई करके आया और उसमें कुछ बीज रह गए। जैसे गेहूं की बुआई करी तो गेहूं में उसकी जो सीड ड्रिल है
उसमें उसने पहले वाले ने कोई एक्स वैरायटी बोई और दूसरा वाला वाई वैरायटी बोला, तो पहले वाली उसकी जो उसके कुछ बीज रह गए सीड ड्रिल में और उसको साफ नहीं किया और उसमें वो बीज डाल दिया और उसको बुआई कर दी, तो क्या है कि उसकी फसल में जो पहले वाले के जो बीज रह गए वो उससे वो फसल खराब हो जाएगी, उसमें उसके भी मिक्सर हो जाएगा। तो एक तो यहाँ हो सकता है। दूसरी बात, हेलो भाई, हाँ, जो मिश्रण की जहां बात कर रहे थे, पहला तो एक बुआई के समय यांत्रिक मिश्रण होता है। दूसरा जो अपन हार्वेस्टिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग जो कंबाइंड हार्वेस्टर है, तो उसमें भी क्या है, जैसे मान लो कोई एक हार्वेस्टिंग जो कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन है, उस मशीन से अपन एक खेत की हार्वेस्टिंग करते हैं और जब उसको साफ नहीं की मशीन को दूसरे खेत में जाते हैं, दूसरी वैरायटी जिसमें है, यदि उसको साफ नहीं की उसकी भी हार्वेस्टिंग है, तो उसके पहले वाले के दूसरे वाले में सीड मिक्स हो जाएंगे, जिसकी सीड की क्वालिटी खराब हो जाती है। इसी तरह से थ्रेसिंग में, तो इसके कारण और थ्रेसिंग करने पर ये यांत्रिक मिश्रण के कारण भी इसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। रोग और कीट, रोगों के कारण ये आनुवांशिक नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी क्वालिटी है। कुछ फसलों में जैसे मान लो अपन यदि इनका रासायनिक उपचार नहीं करें या उसका इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं करें, तो उससे क्या होगा, रोग और जो कीट आते हैं उनका वो नहीं करें, तो ये अपनी फसल को खराब कर सकते हैं और उससे अपनी बीज की क्वालिटी खराब हो जाती है। इसी तरह से नमी की रोग, और तो उसमें क्या है, कीटों को इनको बचाने के लिए अपने भंडारण से, और जैसे भंडारण के समय भी ये कीट ज्यादा लगते हैं, भंडारण बुआई की जो खेत में खड़ी फसल है उसमें भी कीट का इनका नियंत्रण, कीटों का रोगों पर नियंत्रण कर सकते हैं कीटनाशकों से और कवकनाशियों से। लेकिन कई बार क्या होता है, भंडारण के समय भी इनमें जो बीज की क्वालिटी खराब हो जाती है। भंडारण के समय भी अपने उसमें कीटनाशकों और जो है कवकनाशियों का अपन उपचारित करके फिर ही भंडारण करते हैं। इसी तरह से नमी प्रतिशत का मतलब यह है कि बीजों की जो एक विशिष्ट मानक जो अपन ने बताया, अभी मैंने पहले बात की है, तो बीजों में एक उचित नमी होनी चाहिए। उससे यदि ज्यादा है तो उसमें रोग और कीड़े लगने के चांस ज्यादा है। ये एक नमी, एक बीजों को एक उचित नमी तक सुखाना। इसी तरह से यांत्रिक क्षति के कारण भी बीज की क्वालिटी, यांत्रिक क्षति मैंने बताया कि जो थ्रेसिंग करते हैं, थ्रेसिंग के समय जो मशीन कंबाइंडर से, उससे जो थ्रेसर से उसमें जो बीज है, बीज के कई बार बीज टूट जाता है, कटफट हो जाता है, तो उससे यांत्रिक से भी बीज की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो ये अपन जो ये इस तरह से अपन ने इसकी बात की। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि बीज गुणवत्ता की ये जो कारण है बीज की क्वालिटी गिरने के, इसका नियंत्रण किस तरह से किया, इसको अपन कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो बीज उत्पादन के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण कर सकते हैं। एक होता है संसाधन के समय, यदि दोनों समय, यदि एक तो प्रोडक्शन करते हैं उसमें खेत में खड़ी फसल है, उस समय इसमें अपन नियंत्रण कर सकते हैं इस बीज की गुणवत्ता पर। एक दूसरा थ्रेसिंग के बाद में जो संसाधन के समय है, उसमें उस समय अपन जैसे संसाधन में थ्रेसिंग है, हार्वेस्टिंग है, थ्रेसिंग है और उसका भंडारण, उस समय यदि करते हैं तो वो उस पर भी अपन बीज की गुणवत्ता पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो बीज उत्पादन के दौरान बीज का स्रोत का नियंत्रण, इसकी क्वालिटी को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, इसके अंदर इसकी गुणवत्ता को नियंत्रण कैसे। यदि अपने पास बीज का सोर्स बढ़िया है, शीर्ष मान्यता प्राप्त संस्था से अपन ने बीज प्राप्त किया है, तो अपनी जो बीज की गुणवत्ता है वो अच्छी रहेगी। इसी तरह से खेत का चयन, अपन जब जिस खेत में अपन जिस बीज किस्म का बीज का अपन प्रोडक्शन करेंगे या उगाएंगे जिसमें, तो वो खेत भी साफ सुथरा होना चाहिए। उसमें ये नहीं कि पहले की क्रॉप के जो कोई बीज है वो पड़े हैं और उससे वो उग जाए और उसके साथ में उसमें मिक्स हो जाए। तो खेत का जो चयन करते हैं तो उसमें वो भी साफ सुथरा होना चाहिए। संदूषण स्रोतों के पृथक्करण, संदूषण स्रोत के कौन कौन से पृथक्करण, जैसे मैंने बताया कि आइसोलेशन डिस्टेंस, जैसे सेम वेरायटी या एक फसल की दो वेरायटी को पास पास में नहीं हुए कर सकते हैं। फसल सुरक्षा, फसल सुरक्षा के लिए अपने जो कवकनाशी और जो कीटनाशी है उनका खड़ी फसल में उनका अपन उनके द्वारा अपन उसका छिड़क कर उसका कीटों और रोगों पर अपन नियंत्रण कर सकते हैं। अनुवांशिक पौधों का निकालना, कई बार क्या होता है, कई बार गलती से मैंने बताया कि जो अपने सीड ड्रिल है, बीज का जो बुआई की मशीन है, उसमें कई बार बीज आ जाते हैं। वो बीज जब उसके साथ में बुआई हो जाती है तो उसमें दूसरी जो किस्म के ये बीज है उनको उचित समय में, उचित समय का मतलब ये होता है कि फ्लावरिंग से पहले,
जब पौधे के अंदर जो फूल आते हैं, उस फूल आने के का मतलब उसकी ओपनिंग से पहले, एंथीसिस जिसको बोलते हैं, ओपनिंग से फूल के खुलने से पहले इन दूसरी जो किस्म है उससे दूसरी किस्म के जो पौधे हैं उनको निकाल देना चाहिए खेत में से, और उनको किसी एक गड्ढे में डाल के दबा देना चाहिए। तो इससे अपन क्या है, बीज की क्वालिटी मेंटेन रहेगी। कटाई और घाई ना चाहे, इसमें कटाई के समय भी अपन ध्यान रखें, ये जो कंबाइंडर से यदि अपन करते हैं तो वो साफ सुथरी होनी चाहिए कंबाइंडर, और घाई के समय थ्रेसिंग के समय भी अपने पास में जो मशीन है थ्रेसर वो साफ सुथरी होनी चाहिए। तो इससे अपन बीज की गुणवत्ता को अपन मेंटेन कर सकते हैं। लास्ट बताया कि संसाधन के दौरान भी जो बीज की क्वालिटी है वो संसाधन के दौरान भी इसमें क्वालिटी खराब हो जाती है। जैसे मैंने बताया बीज की सुखाई के समय, यदि मान लो बीज की सुखाई अपन प्रॉपर तरीके से नहीं की या एक उचित नमी तक अपन ने उसको नहीं सुखाया तो भी इसमें कीड़े और ये लगने के चांस ज्यादा है, खराब हो जाती है। बीज की सफाई और श्रेणीकरण, बीज की सफाई अपन उचित तरीके ढंग से करें, जिसमें उसके दूसरे जो जैसे कंकर पत्थर है या मान लो उसमें भूसा है वो साफ वो उसमें से निकाल देना चाहिए और उसकी ग्रेडिंग कर देनी चाहिए। ग्रेडिंग का मतलब जिसमें कटे पीटे बीज है उनको चलनी द्वारा छान के उनको अलग कर दें, और जो अच्छा बीज है जिसमें कोई कटा फटा नहीं हो उसको रखें। तो वो इस तरह से अपन कर दें तो उसकी क्वालिटी को अपन किसान को देंगे तो किसान भी उसको उगाएगा, तो उससे जो फसल को अपन देते हैं वो फसल अच्छी होगी। बीज उपचार भी कर सकते, जब भंडारण के समय जब उसको पहले बीज उपचारित करके फिर ही अपन उसका भंडारण करें। बोराबंदी के समय बोराबंदी जब करते हैं, बोराबंदी का मतलब उसमें भंडारण के समय छोटे छोटे थैलों में जैसे 50 किलो की या 20 किलो की जब पैकिंग करते हैं तो उनकी जो वो पैकिंग के समय जो पैकिंग का जो मटेरियल है वो अच्छी तरह से साफ सुथरा होना चाहिए। उनको अपन किसी कीटनाशी से उपचारित कर लेना चाहिए और उसको धूप में सुखा देना चाहिए, जिससे क्या उसके अंदर कई बार क्या उसकी जो सिलाई है, सिलाई के जो टांके लगे होते हैं उस टांकों में क्या होता है कि कुछ कीड़े हैं वो छुपे रहते हैं। तो अपन यदि उसको उपचारित कर लें किसी कीटनाशक से तो उसको धूप में सुखा दें तो उससे क्या वो कीड़े मर जाएंगे, और उसमें यदि उन थैलियों में अपन उसको भंडार कर बोराबंदी कर सकते हैं और उसको भंडारण में ले जाके उसको भंडार कर सकते हैं। और भंडारण के समय भी भंडार के अंदर भी उचित जो कीटनाशक है या जैसे धूमकनाशी बोलते हैं जिसको फ्यूमिगेंट्स है उनका फ्यूमिगेशन भी करना चाहिए, जिससे कि अपनी गुणवत्ता को नियंत्रण कर सकते। बीज वितरण के दौरान गुणवत्ता का नियंत्रण, कई बार क्या होता है कि अपन जैसे मान लो थैलों का अपन वितरण कर रहे हैं किसान बीज सीड प्रोडक्शन से वेयर हाउस से उसका दूसरी जगह पर सीड ले जा रहे हैं तो उस समय भी कई बार क्या थैले फट जाते हैं, उसके दूसरे के मिक्स होने के लिए चांस रहते हैं। तो इससे वितरण के समय भी इसको यदि ध्यान रखें तो बीज की क्वालिटी मेंटेन की जा सकती है। तो इस तरह से धन्यवाद। आप लोगों ने जो बीज का सुना, इसमें मेरे को लग रहा है कि इससे आपका फायदा होगा, इससे काफी ज्ञान होगा। धन्यवाद।